पेशे खिदमत है कहानी परी बोनों के देश में। नीलम परी बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि वो इंसानों की दुनिया की सैर करना चाहती है, मगर उसके माँ बाप उसको इजाजत नहीं दे रहे थे क्योंकि वो भी काफी छोटी थी और उनको डर था कि वो जरूर रास्ता भूल बैठेगी, क्योंकि परिस्तान से इंसानों की दुनिया का रास्ता काफी लंबा था और सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ते में तिलिस्मी दुनिया भी पड़ती थी और उन्हें डर था कि कोई जिन, चुड़ैल या डायन उसको नुकसान न पहुंचा दे। नीलम परी के वालिदैन ने कई मर्तबा उसको ये बात समझाने की कोशिश भी की, मगर उस पर तो सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि वो इंसानों की दुनिया में जरूर जाएगी। मैंने कहा ना, तुम सिर्फ परिस्तान में रहोगी और कहीं नहीं जाओगी, नीलम परी के बाप ने गुस्से से कहा। हाँ नीलम, तुम्हें अपने अब्बू की बात माननी चाहिए, उसकी माँ बोली। जी अम्मी, नीलम ने बददिली से जवाब दिया। बज़ाहिर तो नीलम ने अपने वालिदैन की बात मान ली थी कि वो परिस्तान में रहेगी और कहीं नहीं जाएगी, मगर उसका दिल इंसानों की दुनिया में जाने को बेताब था और उसका बस नहीं चलता था कि वो उड़कर इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती। कुछ देर के बाद सूरज पहाड़ों की ओट में गुम हो गया और चांद ने उसकी जगह संभाल ली। नीलम परी अफसुर्दा सी अपने कमरे में चली आई। वो अपने बेड पर लेटकर काफी देर तक इंसानों की दुनिया के बारे में सोचती रही। कैसी होगी इंसानों की दुनिया, बगैर पर के आदमी कैसे होंगे, मुझे देखकर वो कैसा महसूस करेंगे। यही सोचते सोचते वो सो गई। थोड़ी देर के बाद ही सुरैया परी नीलम परी के कमरे में दाखिल हुई और उसको दावत दी कि अगर तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। नीलम परी फौरन उठ खड़ी हुई और दोनों सहेलियां बातें करती फिजा में उड़ती हुई इंसानों की दुनिया में पहुंच गई। नीलम परी ये देखकर हैरान रह गई कि वो इंसानों की दुनिया उसके ख्वाबों के ऐन मुताबिक थी। बेहद साफ सुथरी, सरसब्जो शादाब। वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और तमाम इंसान अपने चेहरों पर मुतमईन मुस्कुराहट लिए अपने अपने कामों में मसरूफ थे। वो दोनों एक अच्छी जगह देखकर वहां पर उतर गईं और नीलम परी ये देखकर हैरत ज़दा हो गई कि काफी ज्यादा आदमी हाथों में फूलों के हार पकड़े उनके मुंतजिर थे। उन्होंने आगे बढ़ बढ़कर नीलम परी के गले में हार डालने शुरू कर दिए। फिर वो सब नीलम परी को एक आलीशान महल में ले गए। वहां पर काफी दुनिया जमा थी और सब नीलम परी का दीदार करने को बेताब थे। थोड़ी देर के बाद नीलम परी को एक आलीशान तख्त पर बिठाया गया। उसके दाएं तरफ सुरैया बैठी थी। फिर कुछ लोगों ने आगे बढ़कर नीलम परी को एक सुर्ख रंग का गर्म मशरूब दिया। अभी नीलम परी उसको पीने ही वाली थी कि अचानक उसको धक्का लगा और तमाम मशरूब उसके कपड़ों पर गिर गया। नीलम परी ने तकलीफ से चीखें मारनी शुरू कर दी और उठकर खड़ी हो गई और फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। वो अपने बेड से जमीन पर गिर पड़ी थी और उसके दाएं पांव पर काफी जोर से चोट लगी थी, मगर चोट लगने से ज्यादा उसे इस बात का गम था कि ये सब हकीकत नहीं थी, बल्कि वो ख्वाब में इंसानों की दुनिया की सैर को गई थी। आह काश कि मैं सचमुच इंसानों की दुनिया जा सकूं, उसने उदासी से सोचा। लेकिन कैसे? नीलम इस मसले के बारे में जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने वालिदैन से छुपकर खुद ही इंसानों की दुनिया में पहुंच जाऊं। उसे सितारों की मदद से रास्ता तलाश करना आता था और वो बासानी इंसानों की दुनिया में पहुंच सकती थी। यही सोचकर वो मुतमईन हो गई और एक रात चुपके से अपने कमरे की खिड़की से निकलकर बाहर हवा में उड़ गई। उसने अपना इल्म सितारों पर आजमाया और ये मालूम करने में कामयाब हो गई कि वो किस तरफ से इंसानों की दुनिया में पहुंच सकती है। वो अपने आप में मगन उड़ती चली गई। आज वो अपने आप को बेहद बुरे एतमाद महसूस कर रही थी। अब वो काफी बुलंदी पर पहुंच चुकी थी और उसको परिस्तान के घर, बाजार वगैरह काफी छोटे दिखाई दे रहे थे। काफी घंटे की परवाज के बाद उसने परिस्तान को अबूर कर लिया और फौरन दाएं जानिब मशरिक की समत मुड़ गई। वहां से जंगलात शुरू होते थे। नीलम परी को थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ क्योंकि नीचे दरख्तों की वजह से काफी अंधेरा फैला हुआ था और चांद की हल्की हल्की रोशनी में बड़े बड़े फैले हुए घने दरख्त एक होलनाक मंजर पेश कर रहे थे। उसने ऊपर सर उठाकर देखा। नन्हे मुन्ने तारे झिलमिल कर रहे थे। नीलम परी के दाएं तरफ हर तरफ अंधेरा था और वो तारीकी के समंदर में डूबी हुई थी। नीलम परी ने जल्दी जल्दी पर हिलाने शुरू कर दिए ताकि वो जल्द से जल्द ये घना और होलनाक जंगल पार कर ले, लेकिन जंगल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब नीलम परी के पर थक चुके थे और वो चाहती थी कि वो कहीं आराम करे, मगर मौत का खौफ उसे उड़ने पर मजबूर कर रहा था। उसे यकीन था कि अगर वो इस खौफनाक जंगल में आराम करने के लिए उतरी तो फिर कोई भी उसे मौत के खौफनाक पंजों से नहीं छुड़ा सकता। नीलम परी ने सोचा, क्यों न वो घर वापस चली जाए।
मगर अब वक्त निकल चुका था और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना तवील रास्ता अबूर करके दोबारा घर जाए। उसे अपने मुशफिक माँ बाप याद आ रहे थे और अब उसका दिल परेशान होने लगा। अब उसे अंदाजा हुआ कि वो क्या कर आई है, मगर अब वक्त निकल चुका था, क्योंकि अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। हमें हर काम करने से पहले चाहिए कि उसके मुतालिक खूब अच्छी तरह सोच लें, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। अचानक नीलम परी ने दूर एक बहुत बड़ा रोशनी का अलाव देखा और उसका दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा। डूबते को तिनके का सहारा। नीलम परी ने रोशनी को देखते ही तेज तेज पर हिलाने शुरू कर दिए, मगर अभी बहुत जंगल पड़ा था। आखिरकार जंगल खत्म हुआ और नीलम परी ने सुकून का सांस लिया। मगर ये देखकर नीलम परी के इरादों पर ओस पड़ गई कि वो आग का अलाव अब भी उतना ही दूर नजर आ रहा था जितना कि उस वक्त था जब उसने पहली मर्तबा देखा था। मगर नीलम परी ने हिम्मत नहीं हारी, और अगर वो हिम्मत हार भी देती तो कहाँ जाती। आखिर कई मील की मुसाफत तय करने के बाद वो उस आग के अलाव के करीब पहुंच गई और उसका दिल खुशी से सरशार हो गया, क्योंकि वो इंसानों की दुनिया में पहुंच चुकी थी। वो फौरन नीचे जमीन पर उतर गई और एक दरख्त के पीछे से छुपकर देखने लगी। वहां पर ढेर सारी अजीबोगरीब मखलूक जमा थी। किसी के कान लंबे लंबे थे तो किसी की एक ही आंख थी। एक के मुंह पर दो नाक थे, किसी का कद आसमान को छू रहा था और कोई बिल्कुल गोलमोल था। कोई काले रंग का जैसे स्याह रात और कोई इतना सफेद जैसे शीशे का बदन रखता हो। नीलम परी ने धड़कते दिल से सोचा, तो क्या इंसान इतने बदसूरत और अजीबोगरीब होते हैं? और फिर अचानक उसकी छठी हिस्स ने खबरदार किया कि वो शदीद खतरे में है। खतरे का एहसास होते ही वो बुरी तरह कांपने लगी और उसका जिस्म पसीने में नहा गया। नीलम परी ने चाहा कि वो उठ जाए, मगर अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और ऐन उसी वक्त उसको अजीबोगरीब ढेर सारी मखलूक ने घेर लिया। उस मखलूक में से एक ने, जिनकी 3 आंखें और 3 बाजू थे, उसको आगे बढ़कर पकड़ लिया। नीलम परी ने एक जोरदार चीख मारी और अपने आप को छुड़ाना चाहा, मगर वो बेबस थी और फिर थोड़ी देर के बाद वो खौफ से बेहोश हो गई। न जाने वो कितनी देर बेहोश रही, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक तंगो तारीख कमरे में पाया, जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना ही खिड़की। नीलम परी घबरा कर उठ बैठी। कमरे में मलगजा सा अंधेरा था। नीलम परी ने पूरे कमरे का जायजा लिया। वो बिल्कुल एक डब्बे की मानिंद था, ऐसा डब्बा जो चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद था। अलबत्ता उस कमरे की छत से थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल रही थी, जिसकी वजह से कमरे में घुप अंधेरा नहीं था। नीलम परी ने सोचा कि ये रोशनी कमरे की छत में से कैसे निकल रही है, मगर उसे कुछ समझ न आया। फिर उसने अपनी तमाम सोचों को झटक दिया और अपनी रिहाई के मुतालिक सोचने लगी, मगर कैसे? कमरे में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई दरवाजा। थोड़ी देर के बाद ही कमरे की एक दीवार का हिस्सा खुद ब खुद गायब हो गया और एक जिन कमरे में दाखिल हुआ। जिन के कमरे में आते ही दीवार फिर बराबर हो गई। उसने कमरे में आकर नीलम परी से उसका नाम पूछा और फिर बोला, तुम इस वक्त तिलिस्मी दुनिया में मौजूद हो, मगर हमारी दुनिया में किसी परी या परिजात को दाखिल होने के लिए इजाजतनामे की जरूरत होती है, और हमारी इत्तला के मुताबिक तुम हमारी तिलिस्मी दुनिया में बगैर इजाजत के दाखिल हुई हो, जिसकी सजा मौत है। नीलम परी ये सुनकर कांप गई और बोली, क्या मतलब? मतलब ये कि तुम हमारी जिनों की दुनिया में बगैर इजाजत आई हो, जिसकी सजा मौत है, इसलिए तुम्हें भी सजाए मौत दी जाएगी। तुम्हें हमने अंधे कुएं में फेंकने का फैसला किया है, जिसके अंदर एक अजदहा कई साल से भूखा है। वो तुम्हें नहायत मजे से हड़प कर जाएगा। तुम्हें कल सुबह अंधे कुएं में फेंक दिया जाएगा। ये कहकर जिन जेरे लब कुछ बड़बड़ाया। दीवार में दोबारा दरवाजा बन गया और फिर जिन कमरे से बाहर निकल गया। जिन के बाहर निकलते ही दीवार दोबारा बराबर हो गई और अब वो फिर एक ऐसे डब्बे में मुकैयद थी, जिसका ना तो कोई दरवाजा था, ना खिड़की और ना कोई रोशनदान। नीलम परी जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार रोते रोते थक गई और उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह होने वाली थी और परिंदों की चहचहाहट उसको साफ सुनाई दे रही थी। नीलम परी ने अपने दिल में सोचा कि मुझे अपने हाथ पांव हिलाने चाहिए, यूं तो काम नहीं चलेगा। अचानक उसको याद आया कि जब जिन दीवार के करीब पहुंचा था तो वो कुछ बड़बड़ाया था, लेकिन क्या? उसने जहन पर जोर दिया तो उसको याद आ गया कि जिन ने 2 मर्तबा जा जा बुनबुन जा बोला था। बस फिर क्या था, नीलम परी फौरन दीवार के करीब गई और 2 मर्तबा बुलंद आवाज में चिल्लाई, जा जा बुनबुन जा। मगर दीवार में दरवाजे का नमूदार होना तो दरकिनार, दीवार अपनी जगह से हिली तक नहीं। नीलम परी ने दीवारों पर जोर आजमाई भी की, मगर तंग आकर नीलम परी ने फिर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते उसके बोले हुए लफ्जों पर गौर करने लगी और जेरे लब बड़बड़ाई,
जाना बुनबुन जा। अचानक नीलम परी को दीवार सरकती हुई महसूस हुई। उसने घबराकर दीवार को देखा। दीवार में एक दरवाजा नमूदार हो रहा था। ये देखकर नीलम परी की खुशी की इंतहा न रही। वो दरवाजे से बाहर निकल आई और एक तरफ भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर भागने के बाद उसने अपने पर आहिस्ता आहिस्ता हिलाए और उड़ गई। उसने आसमान की तरफ देखा। अभी सितारे टिमटिमा रहे थे। उसने इल्मे नजूम की मदद से हिसाब लगाया। वो इंसानों की दुनिया से कुछ ज्यादा दूर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद सूरज निकल आया और सितारे गायब हो गए। अब नीलम परी को फिर मुसीबत दरपेश थी कि वो सितारों की मदद से रास्ता कैसे देखे। आसमान तो अब साफ सुथरा था और जिस पर सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। नीलम परी का भूख से बुरा हाल था और वो वापस परिस्तान का रास्ता भी नहीं जानती थी। नीलम परी ने अपने आप को वक्त के रहमो करम पर छोड़ दिया और अंदाजन उड़ती रही। आधी दोपहर हो गई मगर उसको कहीं पर भी इंसानों की आबादी नजर न आई। वो काफी बुलंदी पर उड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद जंगल दोबारा शुरू हो गया। नीलम परी उस जंगल में उतर गई। वहां पर फलों के काफी ज्यादा दरख्त थे। नीलम परी ने खूब ज्यादा फल तोड़ तोड़ कर खाए और फिर कुदरती आबशार से पेट भरकर पानी पिया। अब उसको गनूदगी महसूस हो रही थी। नीलम परी ने सोचा कि अब मैं सो जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद सूरज छुप जाएगा और रात हो जाएगी तो वो ताजा दम होकर दोबारा सफर शुरू करेगी। यही सोचकर वो जंगल में हरी हरी घास पर सो गई। जब उसकी आंख खुली तो शाम होने वाली थी। नीलम परी ने दोबारा रख्ते सफर बांधा और एक तरफ उड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद ही जनूब से काले काले बादल उमड़ कर आए और पूरे आसमान पर छा गए। अब नीलम परी को फिर रास्ता देखने की दुश्वारी थी क्योंकि पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ था और घुप अंधेरा छाया हुआ था। नीलम परी ने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ उसका रास्ता रोके खड़ा है। नीलम परी ने उसको अबूर किया। अब वो काफी थक चुकी थी, इसीलिए जमीन पर उतर गई मगर वो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। छोटे छोटे दरख्त थे जिन पर मुन्ने मुन्ने फल लटक रहे थे। छोटे छोटे पहाड़ों का एक लामतना ही सिलसिला था। नीलम परी को ताहद्दे नजर छोटे छोटे मकान, दरख्त, बागीचे और पार्क वगैरह नजर आ रहे थे। एक निस्बतन बड़ा मकान देखकर नीलम परी उसके अंदर घुस गई। छोटा सा दरवाजा बआसानी खुल गया था। अंदर का मंजर देखकर तो नीलम परी की हैरत से चीख निकलते निकलते रह गई। छोटे छोटे पलंगों पर 4 छोटे छोटे बोने महवे इस्तराहत थे, जिनमें से एक बोनी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। नीलम परी उस कमरे से निकलकर अगले कमरे में गई। वो गालबन ड्राइंग रूम था। छोटी छोटी कुर्सियां, मेज, सोफा वगैरह बेहद सलीके से सजे हुए थे। कमरे में नहायत खूबसूरत सुर्ख रंग का छोटा सा कालीन भी बिछा हुआ था। कमरे में जगह जगह सजावट की चीजें रखी हुई थी। नीलम परी दाएं जानिब मुड़ गई। वो किचन था। एक तरफ मेज और चंद छोटी छोटी कुर्सियां लगी हुई थी। दूसरी तरफ चूल्हा था जिस पर छोटी छोटी देगचियां रखी हुई थी। नीलम परी को काफी भूख लग रही थी। वो फौरन चूल्हे के पास गई और ढक्कन उठाकर देखा। 2 देगचियों में सालन था जबकि तीसरी देगची में रोटियां रखी हुई थी। नीलम परी ने इधर उधर देखा। प्लेटें भी थी लेकिन बहुत छोटी छोटी। नीलम परी ने जग में पानी भरा, तीनों देगचियां उठाई और मेज पर आकर बैठ गई। छोटी छोटी रोटी उसके एक नवाले के बराबर थी। उसने देगची में ही रोटी खाई। दोनों सालन काफी मजेदार थे। फिर वो पूरा जग पानी पीकर ड्राइंग रूम में ही कालीन पर सो गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक नीलम परी की आंख खुल गई। उसने अपने आप को छोटी छोटी रस्सियों में बंधा हुआ पाया। उसने बैठने की कोशिश की मगर उन छोटी छोटी रस्सियों को कीलों में बांधकर जमीन में ठोक दिया गया था और अब वो मुकम्मल तौर पर बेबस थी। उसके चारों तरफ छोटे छोटे बोने हाथों में नन्हे मुन्ने नेजे पकड़े खड़े थे। नीलम परी ने बोनों की तरफ बेबसी से देखा मगर उन सब की आंखों में नफरत ही नफरत भरी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ही ढोल बजने की आवाजें आना शुरू हो गई। ढोल की आवाज सुनते ही तमाम बोने सिमट कर एक तरफ तरतीब से खड़े हो गए। नीलम परी ने देखा कि एक बोना ढोल बजाता उसी की तरफ आ रहा था। उसके पीछे 4 बोने हाथों में नंगी तलवारें पकड़े कदम से कदम मिलाए चल रहे थे। फिर एक नहायत ही आलिशान बग्घी नीलम परी से कुछ फासले पर आकर रुक गई। फिर उनमें से एक बोना और बोनी बाहर निकले। वो बादशाह और मलका थे। मलका ने आधे मुंह पर नकाब डाल रखा था। मलका ने सर पर चादर डाल रखी थी जो कि बहुत लंबी थी और दूर तक जमीन पर फैली हुई थी। 4 बोनों ने आगे बढ़कर उस नकाब के दूसरे हिस्से को उठा लिया। फिर मलका और बादशाह आगे बढ़े और नीलम परी के करीब आकर रुक गए। बादशाह बोला,
तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? नीलम परी ने उसको बताया कि वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी, मगर रास्ता भटक कर यहाँ पहुंच गई है। मगर बादशाह ने उसकी बात का यकीन न किया और बोला, तुम जरूर हमारे किसी दुश्मन की एजेंट हो, मगर याद रखो अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती। ये सुनकर नीलम परी रोने लगी और उसने बादशाह को यकीन दिलाना चाहा कि वो किसी दुश्मन की एजेंट नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि वो अगर किसी दुश्मन की एजेंट नहीं है तो अभी यहाँ से चली जाए। तब नीलम परी ने उसको बताया कि वो दिन में कहाँ जाए। वो रात को इल्मे नजूम की मदद से दोबारा अपने सफर पर रवाना हो जाएगी। मगर बादशाह ने उसको दिन में ठहरने की इजाजत न दी। जब नीलम परी ने उसकी मिन्नत की तो वो चिराग पा हो गया और उसने परी की कैद के अहकामात सादिर कर दिए। थोड़ी देर के बाद ही नीलम परी को एक नहायत मजबूत सलाखों वाली जेल में डाल दिया गया। फिर एक मोने ने जेल के गिर्द आटे से एक हिसार बांधा तो कुछ पढ़कर फूंका। नीलम परी के पूछने पर उसने बताया कि अब जादू की वजह से कोई तुम्हारा सुराग नहीं पा सकता। किसी भी अमल के जरिए तमाम अमल मेरे जादू से टकरा कर लौट जाएंगे। सुबह जब नीलम परी की वालदा उसको उठाने उसके कमरे में गई तो नीलम परी को कमरे में मौजूद ना पाकर वो परेशान हो गई। उन्होंने नीलम परी को बाथरूम में देखा और फिर जल्दी जल्दी पूरा घर छान डाला, मगर नीलम परी पूरे घर में मौजूद नहीं थी। उन्होंने जल्दी से अपने परिजाद शोहर को इस बात की इतला दी, जिन्होंने उनको दिलासा दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो यही नजदीक कहीं मौजूद होगी, शायद नदी पर गई हो। मगर नीलम परी की सहेलियों के घर पता किया, फिर अपने रिश्तेदारों और अजीजों में, और फिर पूरा परिस्तान खंगाल डाला, मगर नीलम परी परिस्तान में मौजूद होती तो मिलती। वो तो बोनो के देश में कैद थी। अब नीलम परी के वालिदैन का माथा ठिंका और उन्हें हालात की संगीनी का अंदाजा हुआ। नीलम परी की वालदा का तो रो रो कर बुरा हाल था और उन पर बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। पूरा परिस्तान नीलम परी की गुमशुदगी पर अंगुष्ठ बदनदार था। नीलम परी के वालिद ने जमीन पर जायचा खींचा, जिसके मुताबिक नीलम परी तिलिस्मी दुनिया से भी आगे पहुंच चुकी थी, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद है। नीलम परी के वालिद ने कई मर्तबा जायचा खींचा। आखिर वो परिस्तान के इल्म नजूम के माहिर आलिमदान से मिले, मगर वो भी नाकाम रहा। उसने नीलम परी के वालिदैन को मशवरा दिया कि आप तिलिस्मी दुनिया में जाकर पता करें और वो जिन जिन रास्तों से गुजरी है वहां पर देखें, शायद कहीं उसका सुराग मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। नीलम परी के वालिद उसी वक्त रवाना हो गए, मगर नीलम परी की वालदा का इसरार था कि वो भी नीलम परी की तलाश में साथ ही जाएगी। आखिरकार दोनों परिस्तान से रवाना हुए। वो दोनों जंगल अबूर करते जाते और साथ साथ नीचे भी देखते जाते, मगर उन्हें कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वो तिलिस्मी दुनिया में पहुंच गए। तिलिस्मी दुनिया में दाखिल होने से पहले उन्होंने वहां पर मुतय्यन मुहाफिज जिन को तिलिस्मी दुनिया में दाखिले का इजाजतनामा दिखाया और फिर जिन्नों के बादशाह ने उनको बताया कि एक परी हमारी तिलिस्मी दुनिया में दाखिल तो हुई थी और छुपने की कोशिश कर रही थी, मगर हमने उसको दुश्मन समझकर पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। मगर उसके दूसरे दिन, जिस दिन उसको सजाए मौत होना थी, भाग निकली। हम लोगों ने उसको काफी ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं ना मिली। फिर जब जिन्नों के बादशाह को मालूम हुआ कि वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक मासूम परी थी जो कि रास्ता भटक कर उधर आ गई थी, तो उनको बेहद अफसोस हुआ। इस पर नीलम परी के वालिद ने कहा कि अगर वो दोबारा भटक कर यहाँ आ जाए तो आप उसकी इत्तला हमें दे दीजिएगा। अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर दे तो मैं आपका उम्र भर मशकूर रहूंगा। तिलिस्मी दुनिया से आगे वो उस पहाड़ तक गए जिसके दूसरी तरफ बोनो का देश था। फिर उनके जहन में ख्याल पैदा हुआ कि नीलम परी ने इतना बड़ा पहाड़ तो अबूर नहीं किया होगा, वो जरूर यही कहीं होगी। यही सोचकर नीलम परी के वालिद एक तरफ और वालदा पहाड़ के दूसरी तरफ उड़ गए। दोनों तरफ एक ना खत्म होने वाला पहाड़ी सिलसिला था। आखिरकार थक हार कर वो दोनों उसी पहाड़ पर आ गए। ये पहाड़ दूसरों से बड़ा और मुनफरिद था। वो दोनों आज बहुत थक गए थे, बल्कि वो दोनों क्या पूरा परिस्तान अपने अपने तौर पर नीलम परी की तलाशी में सरगर्दा था। नीलम परी के वालिद ने आज की तलाश वहीं पर खत्म की और पूरी रात तिलिस्मी दुनिया में गुजारी। दूसरे दिन नीलम परी की माँ की तबीयत शदीद खराब हो गई और नीलम परी की तलाश जारी न रह सकी। नीलम परी की बहुत सख्त निगरानी जारी थी। हालांकि उसने बार बार यकीन दहानी करवाई कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, मगर कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। और फिर बोनो के देश पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। साथ वाले हमसाया मुल्क ने उन पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया। उधर पूरा बोनिस्तान शदीद खौफ और हिरास में मुब्तला था, क्योंकि साथ वाला बादशाह बहुत ताकतवर था और उसके पास
फौज भी बहुत ज्यादा थी, जबकि इधर ना तो फौज ज्यादा थी और ना ही असलहा। नीलम परी का निगरान भी 2 दिन से उसकी निगरानी नहीं कर रहा था। वैसे उस निगरान को नीलम परी से हमदर्दी थी और वो नीलम परी को इस कदर खतरनाक नहीं समझता था जिस कदर के दूसरे। जब तीसरे दिन वो नीलम परी की निगरानी पर आया तो नीलम परी ने बोनिस्तान की सरासीनगी की वजह दरियाफ्त की। तो बोने ने उसको पूरी तफसील से बताया कि बादशाह सलामत और मलका आलिया भी बहुत परेशान है। तब नीलम ने सोचा कि अगर वो चाहे तो उनकी मदद कर सकती है। फिर उसने बादशाह सलामत को कहलवाया कि वो उनसे मुलाकात करना चाहती है। दूसरे दिन बादशाह नीलम परी से मिलने आया तो उसने बादशाह को अपनी खिदमत पेश की, मगर बादशाह कुछ कहे बगैर वापस चला गया। अपने महल में जाकर उसने अपनी मलका, वजीर और दूसरे अक्लमंद लोगों से मशवरा किया, मगर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि नीलम परी पर एतबार कैसे किया जाए। शायद वो साथ वाले हमसाया मुल्क ही की साथी थी। सुबह बादशाह को इतला मौसूल हुई कि हमसाया मुल्क का बादशाह 50,000 बोनों के साथ अपने मुल्क से रवाना हो चुका है और दोपहर तक शायद मुल्क पर हमला भी कर दे। उसने अपनी फौज जमा की। उसकी कुल फौज बमुश्किल 6,500 थी, जबकि असला वगैरह भी ना होने के बराबर था। बोनो के बादशाह ने असलहा डिपो का उसी वक्त दौरा किया। वहां पर फौजी तीर कमान बनाने में मसरूफ थे। कुछ लकड़ियों को काट काट कर कमान बना रहे थे, कुछ लकड़ी की डंडियों पर अन्नी लगा रहे थे, मगर तीरों की तादाद इतनी थोड़ी थी कि शायद वो आध घंटा भी दुश्मन मुल्क का मुकाबला न कर सकते। बादशाह ने ये सब देखकर अपना सर पीट लिया। वो शदीद खौफजदा और परेशान था और फिर उसी वक्त उसने अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला किया, आर या फिर पार। वो उसी वक्त जेल गया और नीलम परी को आजाद कर दिया और बोला, मैंने तुम्हें इसलिए आजाद किया है कि तुम हमारी मदद करो, लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन की साथी हो तो इसी वक्त मुझे मौत के घाट उतार दो, क्योंकि बाद में रियाया के सामने जिल्लत उठाने से बेहतर है कि मैं इसी वक्त तुम्हारे हाथों मौत को गले लगा लूं। यह सुनकर नीलम परी ने कहा कि आप मेरे मोहसिन हैं, क्योंकि आपने मुझे कैद से रिहाई दिलाई है और हमारे यहाँ मोहसिन की इज्जत की जाती है, उसकी तजलील नहीं। उसके बाद नीलम परी बादशाह के हमराह असलहा डिपो गई। वहां पर नीलम परी को देखकर तमाम फौजी बोने डर गए, मगर बादशाह ने उनको तसल्ली दी। फिर नीलम परी ने बोनों को दरख्तों पर से बहुत सारी लकड़ियां तोड़ कर दी और खुश्क लकड़ियों के बहुत बड़े ढेर को बेहद कम वक्त में चीर कर रख दिया। नीलम परी के लिए यह सब बेहद आसान था। फिर उसने लोहे को काटना शुरू कर दिया और बोनों ने अन्नियां तैयार करना शुरू कर दी। देखते ही देखते लाखों की तादाद में छोटे छोटे तीर कमान तैयार हो गए। उसके बाद नीलम परी ने बादशाह को कहा कि अगर आपके मुल्क की बोनियां पहाड़ पर खड़े होकर उन पर पत्थर बरसाएं तो उनकी तवज्जो बोनियों पर मबजूल हो जाएगी, और अगर तमाम फौजी बोने उन पर पीछे से हमला करें तो दुश्मन पसपा हो जाएगा। अगरचे हमारी फौज की तादाद काफी थोड़ी है, मगर दुश्मन की तवज्जो क्योंकि रूबा जानिब बटी होगी, इसलिए वो डटकर मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उसके फौरन बाद नीलम परी पहाड़ पर गई और उसने वहां पर एक बहुत बड़े पत्थर से पहाड़ के पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए, जिन्हें बोनों ने बड़े बड़े थैलों में भरकर मोर्चों में जमा करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे पत्थर तोड़े जा चुके थे और हर मोर्चे में वाफर मिकदार में मौजूद थे। नीलम परी के करीब ही एक बहुत बड़ा पत्थरों का ढेर जमा था। नीलम परी अब काफी थक चुकी थी। अचानक उसने बहुत दूर बोनों का एक तूफान देखा, जो कितार दर कितार तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। नीलम परी ने पीछे मुड़कर देखा। तमाम बोने अलर्ट खड़े थे। नीलम परी ने अपने करीब खड़े बोने को इशारा किया और उसने फौरन ढोल बजाना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि सब तैयार हो जाएं, खासतौर पर बोनियां, जिन्होंने दुश्मन पर पत्थरों की बारिश करनी थी। थोड़ी देर के बाद ही दुश्मन पहाड़ के करीब पहुंच गए। तमाम बोनों ने चाहा कि उन पर पत्थरों की बौछार शुरू कर दे, मगर नीलम परी ने उनको रोक दिया। फिर जब तमाम फौज पहाड़ पर कुछ ऊंचाई पर चढ़ गई, खुद नीलम परी उन पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़का रही थी। जब एक बोने को पत्थर लगता और वह पहाड़ से नीचे गिरता तो अपने साथ दूसरे बोनों को भी लपेट में ले लेता। सब बोने हैरान थे कि उन पर यह कैसी उफ्तार टूट पड़ी है, मगर पत्थरों की बरसात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर दुश्मनों ने अपनी हिकमत अमली इस्तेमाल की और पीछे की तरफ हटना शुरू कर दिया, मगर उसी वक्त पीछे की तरफ से उन पर तीरों की बारिश होने लगी। दुश्मन के फौजी बोने दो चक्की के पाटों में पिस रहे थे। अगर वो आगे जाते तब भी मौत उनकी मुंतजिर थी, और अगर पीछे हटते तब भी मौत का शिकंजा तैयार था। इसीलिए दुश्मन फौजी घबरा गए और जिसका जिधर को मुंह उठा हो लिया। थोड़ी ही देर के बाद मैदान साफ था और दुश्मन फौजी बोनों की लाशें गाजर मूली की तरह मैदान में बेयारो मददगार पड़ी हुई थी।
उधर पूरा बोनिस्तान अपनी फतह पर हैरान था। नामुमकिन बात मुमकिन हो गई थी। तमाम फौजी बोने एक दूसरे से गले मिल रहे थे और हल्ला गुल्ला करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। आज के इस पुरमसरत मौके पर बोनों का बादशाह भी अपनी रियाया में घुल मिल गया था। नीलम परी को अपने वालिदैन बहुत याद आ रहे थे, इसीलिए वो सबसे अलहदा होकर तन्हाई में बैठकर रोने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका शाना हिला रहा है। उसने सर ऊपर उठाकर देखा, वो बादशाह था और तमाम बोने उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। फिर मलका ने उसकी उदासी का सबब पूछा तो फिर उसने बताया कि उसे अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे हैं। चुनाचे फैसला किया गया कि 4 बोने नीलम परी को उसके घर परिस्तान छोड़ने जाएंगे। दूसरे दिन नीलम परी की वालदा की तबीयत कुछ ठीक हुई तो उन्होंने दोबारा नीलम परी की तलाश शुरू कर दी। मगर सफर पर रवाना होने से पहले उनको जिन्नों के बादशाह ने मशवरा दिया कि आप हर बार जायचा बनाकर जरूर देखा करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको नीलम परी का सुराग जायचे के जरिए मिल ही जाए। नीलम परी के वालिद ने उसी वक्त जायचा खींचा और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया, बल्कि खुशी से पागल हो गया कि जायचे के मुताबिक नीलम परी पहाड़ों के सिलसिले के पीछे मौजूद थी। उसने जायचे की मदद से उस पहाड़ का सुराग भी लगा लिया जिसके पीछे नीलम परी थी। फिर वो दोनों उसी वक्त सफर पर रवाना हो गए। उन्होंने जो ही पहाड़ अबूर किया, वहां पर मौजूद छोटे छोटे बोनों को देखकर हैरान रह गए। फिर वो जमीन पर उतर आए, मगर जो ही वो जमीन पर उतरे उनको छोटे छोटे बोनों ने घेर लिया और उनसे आने का मकसद दरियाफ्त किया। और जब उन्हें पता चला कि वो नीलम परी के वालिदैन हैं, तो उनको बहुत इज्जत और एहतराम से बादशाह के महल ले जाया गया। वहां पर बादशाह और मलका ने बहुत गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल किया। कमरे में मौजूद उदास नीलम परी अभी तक परेशान थी और इस बात से बेखबर थी कि उसके वालिदैन उसको तलाश करते करते यहाँ तक आन पहुंचे हैं। फिर बोनों का बादशाह उसको नीलम परी के कमरे तक ले गया और खुद बाहर ही खड़ा हो गया। और जब नीलम परी ने रोते रोते सर उठाया तो वो पहले तो उसको अपना वाहमा समझी, मगर जब नीलम परी की माँ ने उसको आवाज दी और वो उसकी तरफ बढ़ी तो वो भी अपने बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गई और अपनी माँ के गले से लिपट कर रोने लगी। कभी वो अपनी बाप के गले लगती और कभी अपनी माँ के। वो बार बार अपनी कोताही की माफी मांगती और कहती कि वो आइंदा कभी बगैर इजाजत कोई काम नहीं करेगी। नीलम परी और उसके वालिदैन को बोनों के बादशाह ने कुछ दिन के लिए रोक लिया और उनकी खूब खातिर मदारत की। जब नीलम परी और उसके वालिदैन रुखसत होने लगे तो पूरे बोनिस्तान ने नीलम परी को दोबारा यहाँ आने की दावत दी, मगर उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो अभी छोटी है। तब बादशाह ने उसको एक बेहद खूबसूरत बांसुरी दी और कहा कि जब भी तुम्हारा दिल यहाँ आने को चाहे तुम आंखें बंद करके इसको बजाना, थोड़ी देर के बाद ही तुम अपने आप को यहाँ पर मौजूद पाओगी। नीलम परी ने बांसुरी ले ली और फिर तीनों हंसी खुशी परिस्तान रवाना हो गए।